नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग एक आपके लिए वीडियो सीरीज लेकर के आए हैं RAS मेंस आंसर राइटिंग के लिए। किस तरह से आपको आंसर लिखने चाहिए, टॉपर्स कैसे आंसर्स लिखते हैं और क्या क्या मिथ्स हैं मार्केट में आंसर राइटिंग को लेके और RAS की कॉपियाँ कैसे चेक होती है उसको लेके। तो कल हमने बात की थी कि जो मिथ्स क्या हैं मार्केट में और रियलिटी क्या है उसके बारे में हमने बात की थी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरा नाम विजय यादव है और मैं भी RAS का पिछले जो 6 मेंस के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में मैं अपीयर हुआ हूँ और RAS का इंटरव्यू भी दे चुका हूँ। और आज आपके सामने इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ जो हमने आपसे पिछली क्लास में शुरू की थी। तो दोस्तों, एक बार फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ कि पिछली क्लास में हमने, जिन्होंने नहीं देखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के पहले वो क्लास देखिएगा। उसके बाद ये क्लास आप देखेंगे तब आपको चीज़ें थोड़ा और अच्छे से क्लियर होंगी। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये RAS के पिछले 5 टॉपर्स हैं। मैडम 2012 में टॉपर थी। ये जो सर हैं ये 2013 के टॉपर हैं। ये भवानी सिंह जी चारण हैं, 2016 के टॉपर हैं। और ये 2018 की टॉपर हैं मुक्ता राव मैडम। और ये 2021 के टॉपर हैं। और बहुत जल्द आपके सामने 2023 के भी टॉपर आपके सामने आ जाएंगे, बहुत ही जल्द, हो सकता है अगले 10 दिन में। तो टॉपर बनते कैसे हैं, ऐसा क्या करते हैं, ऐसा क्या लिखते हैं, ये ऐसा क्या पढ़ते हैं कि ये लोग टॉपर बन जाते हैं। और बहुत सारी मेहनत करने के बाद, दिन रात एक करने के बाद भी हम लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, इसके पीछे क्या कारण है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। अभी तक जो ओपन डोमेन में 2021 तक की जो कॉपियां हैं वो हैं RPSC के द्वारा चेक की गई। तो 2021 की कॉपियों को ही हम लोग अभी आधार बना सकते हैं। तो उनको आधार बना करके और हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या गलतियां हम लोग करते हैं जब हम आंसर राइटिंग करते हैं एग्ज़ाम में, और उन गलतियों में किस तरह से सुधार किया जा सकता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सके RAS मेंस के एग्ज़ाम में। बेसिक चीज़ें मैंने कल बता दी थी आपको। 3 फेज होते हैं RAS के एग्ज़ाम में। एक प्रीलिम्स होता है जो कि खाली क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसके बाद 800 नंबर का आपका मेंस होता है जिसमें 4 पेपर होते हैं जो सभी के लिए कॉमन होते हैं, सब्जेक्ट का अलग से कोई पेपर नहीं होता है। और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है, यानी टोटल 900 नंबर में से आप जितने नंबर प्राप्त करते हैं उसके आधार पे आपकी रैंक डिसाइड होती है। और उसी रैंक के आधार पे आपको सर्विस का एलोकेशन होता है। अगर आप अच्छी रैंक लाते हैं तो आपको SDM की पोस्ट मिलती है। उसके बाद आपको DSP की पोस्ट हो गई, तहसीलदार की पोस्ट हो गई, राजस्थान अकाउंट सर्विस होगी, बहुत सारी सर्विसेज हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। फिर कभी हम उसके बारे में बात करेंगे। आज हम मुद्दे की बात करते हैं कि मेंस की जो कॉपियां होती हैं वो कैसे चेक होती हैं, कैसे आंसर्स लिखते हैं तब अच्छे नंबर मिलते हैं, क्या क्या गलतियां होती जो जनरली एक जो RAS मेंस लिखने वाला बच्चा है वो करता है। तो कल हमने कुछ बातें की थी दोस्तों, ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है, आप देख सकते हैं। ये मैंने अभी तक जितनी एग्ज़ाम दी है उसकी डिटेल्स है यहाँ पे। मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। 2005 से 2025 तक एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दे करके आया हूँ। चलो, देखो, मैंने आपको कल बताया था कि मिथ्स क्या क्या हैं और रियलिटी क्या है, इसके बारे में हमने बात की थी। फिर कुछ मैंने आपको सैंपल्स दिखाए थे कि किस तरह से लोगों ने आंसर लिखे हैं और किस तरह से नंबर मिले हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ों से आपको बचना चाहिए। वहीं से लास्ट पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, आपकी चीज़ों को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलें आगे, आ जाओ। यहाँ पे हमने कल अपनी बात ख़त्म की थी कि एक 2 नंबर का सवाल पूछा गया था जिस पे आपको 15 शब्दों में जवाब देना था। और आप ये आंसर आप एक बार देखिए। सवाल क्या पूछा गया था, बुद्ध की कौन सी शिक्षा आज सर्वाधिक प्रासंगिक है और क्यों। ये इन्होंने क्या आंसर लिखा, अहिंसा बुद्ध की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षा है। अच्छी बात है, इन्होंने लिखा जो अष्टांगिक मार्ग पर आधारित है। अब आप बताओ, अष्टांगिक मार्ग में अहिंसा शब्द किस जगह पे यूज हुआ है। चलो, उसके बाद देखो आप क्या लिखा है इन्होंने, वर्तमान प्रासंगिकता प्राकृतिक के प्रति। एक्चुअली यहाँ प्रकृति लिखना चाहिए था इनको। फिर देखो प्रकृति के प्रति क्या है, जीव जंतु हो गए, ये उनका संरक्षण हो गया। मतलब काफ़ी चीज़ें इन्होंने लिखने का प्रयास किया, लेकिन इसको क्या नहीं कर पाए ये अच्छे से, इसको प्रेजेंटेशन जो इनका है
वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। क्या हो गया? थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। और देखो, मैंने आपको कल भी यही बात बताई थी और आज फिर से वो बात बता रहा हूँ। एग्जामिनर को अगर आपकी कॉपी चेक करने में जोर आएगा ना, तो वो आपको कम नंबर देने वाला है। अगर वो इजीली आपकी कॉपी चेक कर पा रहा है तो आपको अच्छे नंबर मिलने के चांस ज़्यादा हैं। अगर उसको अपना दिमाग लगाना पड़ रहा है कि यार क्या लिखा है इसने, इधर क्या लिखा है, इधर क्या लिखा है, तो ये तो आप मानो कि उन्होंने अच्छे नंबर दे दिए। 1.25 जो नंबर है वो ख़राब नंबर नहीं माने जाते हैं 2 नंबर के सवाल में। अदरवाइज हो सकता है वो आधा नंबर दे के भी छोड़ दे या कभी कभार 0 भी दे देते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैंने कल भी आपको ये शब्द गिन के बताए थे। लगभग ये कितने शब्द हैं? 50 से 60 शब्द हैं। आप लोग गिन के देख लीजिएगा, 50 से 60 शब्द हैं। अगर आप 15 शब्द के सवाल में 50 से 60 शब्द लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो पेपर है वो छूटने वाला है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा, ये मान लो कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इन चीज़ों से बचना है। फिर मैंने आपको देखो कुछ और भी आपको आंसर्स दिखाए थे। अब बात शुरू करते हैं। हमारी आज की जो बात है वो यहाँ से शुरू होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ जीरो। सबसे जो कॉमन नंबर मिलता है आरएस मेंस में, जो नंबर सबसे ज़्यादा दिया जाता है बच्चों को, वो नंबर क्या है? वो है जीरो। लगभग हर बच्चे को जीरो तो मिलता ही है किसी ना किसी सवाल में। जो भी मेंस के एग्ज़ाम दे के आएगा ना, उसको बहुत सारे सवालों में क्या मिलने वाला है? जीरो मिलने वाला है। तो आपको कुछ जीरो दिखाता हूँ मैं कि कैसे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि सीधा जीरो ही दे दिया, है ना? 2 नंबर का सवाल हो, 5 नंबर का सवाल हो या 10 नंबर का सवाल हो, इसमें सीधा जीरो नंबर मिल जाए तो ये क्या होता है? बड़े दुख की बात होती है एक एस्पिरेंट के लिए, जो अपनी मेहनत करके आप आंसर लिख करके आते हैं। लेकिन क्यों ऐसा क्यों होता है, आज उसी के बारे में थोड़ा विश्लेषण करेंगे। तो देखो, एक सवाल था 2021 का ही है ये। राजस्थान की समर्थ योजना के क्या उद्देश्य हैं? क्या लिखा? राजस्थान की, आपको पता है एक योजना चलाई गई थी, समर्थ योजना है, तो उसका उद्देश्य क्या है? इन्होंने क्या लिखा? राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम अध्यक्ष मुख्यमंत्री द्वारा समर्थ योजना का संचालन प्रदेश के युवाओं में कौशल संवर्धन, उद्यमिता व नवाचार को क्या कर दिया है? इन्होंने लिख दिया गलत। समर्थ योजना क्या है? जो समाज के जो वंचित वर्ग हैं उन लोगों का उत्थान करने के लिए ये योजना राजस्थान सरकार के द्वारा लाई गई थी। इसलिए इनको क्या मिला भैया? इनको यहाँ पे मिल गया जीरो। क्या मिल गया इनको? जीरो मिल गया। ठीक है, विश्व बैंक क्या कर रहा है? वित्तीय सहायता कर रहा है। ये इन्होंने बहुत सारी कहानी लिखी, लेकिन हुआ क्या? इनको क्या मिला? जीरो मिला, क्योंकि इन्होंने किसी और योजना के बारे में क्या बता दिया? और योजना का उन्होंने वर्णन कर दिया। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो फिर तो जीरो मिलना निश्चित है। तो इस चीज़ से बचना है, आपको पढ़ना है। पहले क्या पूछ रहा है देखो, समर्थ योजना पूछ रहा है तो आपको समर्थ योजना के बारे में ही लिखना है। लिखने का तरीका क्या होता है? एक कॉमन, देखो हर पेपर में योजना ज़रूर पूछता है, तो आप यहाँ पे लिखो प्रारंभ, योजना कब प्रारंभ हुई ये लिखो आप यहाँ पे। उद्देश्य लिखो उसके 2, आप उद्देश्य लिख दो उसके 1 और 2, और विभाग लिख दो, जो इस विभाग जिसके द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। अगर आप इतना भी लिख देते हो और इस पैटर्न में लिख देते हो तो उम्मीद है कि आपको 1 से 1.5 नंबर 2 में से आपको यहाँ पर मिलने के चांस हो जाते हैं। लेकिन आपको लिखना कैसे पड़ेगा? एक प्रॉपर वे में, दिखने में थोड़ा इम्प्रेसिव लगना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलो और कुछ जीरो दिखाता हूँ आपको। अब देखो, एक सवाल पूछा था, पहला ही सवाल था, भारतीय वैदिक दर्शन की परंपरागत 6 शाखाओं में से किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। तो इन्होंने लिखा वेद, ब्राह्मण और उपनिषद। आपको पता है गलत था, तो इसमें क्या मिल गया? इनको जीरो मिल गया है। एक सवाल मैंने और उठाया, व्हाट आर कंपाउंड जर्नल एंट्रीज? मिश्रित जर्नल प्रविष्टियां क्या होती हैं? ये अवैज्ञानिक आधार के तहत फर्म की कई प्रविष्टियां होती हैं, जैसे लाभ, विक्रय, वेतन को मिलाकर बनाई जाती हैं। आंकड़े अवर्गीकृत होते हैं। दोहरा लेखांकन विश्वसनीय वैज्ञानिक होता है। बिल्कुल बिना चीज मतलब की चीज़ें इन्होंने लिखी, तो इनको क्या मिल गया? जीरो। अपना टाइम ऐसे वेस्ट मत करो। एक एक सेकंड जो होती है ना आपकी, वो जो 3 घंटे होते हैं पेपर में, वो बहुत कीमती होते हैं। तो अगर आपको नहीं आता है आप छोड़ दो उसको। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपको बिल्कुल कोई अंदाज़ा ही नहीं है छोटे सवालों में खासकर, तो आप उनको छोड़ दोगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, आप आसपास की चीज़ें लिखो अगर, तो कुछ समझ में आता है। ऐसे सवाल में
आप क्या कर सकते हो, आप पॉइंट बना करके लिख देते। क्या कर सकते थे, पॉइंट बनाकर लिखते। मान लो इसी में आप कितने पॉइंट बना देते, 6 पॉइंट बना देते। हो सकता है एक आध पॉइंट उसमें से क्या होता आपका बाई चांस सही होने के चांस थे, तो हो सकता है आपको 1/4 या 1/2 नंबर यहाँ पर मिल सकता था। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको ब्लफ भी करना है ना, तो स्मार्टली ब्लफ करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख करके आप आगे। और भी दिखाऊंगा आपको, और बड़े बड़े हम दिखाएंगे। जैसे इनको नहीं आता था, इन्होंने ऐसे 2 लाइन लिख के छोड़ दिया, 0 मिलना ही था इनको। ठीक है, इसके बाद में देखो आप, लियोनार्डो दा विंची ने अपना प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सपर कहाँ पर चित्रित किया था? तो पुनर्जागरण के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे ये तो इन्होंने पूछा ही नहीं है, फिर भी आपने लिख दिया, अच्छी बात है। इनका प्रसिद्ध चित्र द मोनालिसा है, द लास्ट सपर है। ठीक है, ये किसके हैं? ये आप ये बताओ किसके हैं ये द लास्ट सपर किसका है? ये है माइकल एंजेलो का। किसका है? माइकल एंजेलो का। और लिख रहे कहाँ हो आप? पहली बात तो पूछा ही नहीं है, फिर भी आप लिख रहे हो तो क्या है, गलत लिख रहे हो। माइकल एंजेलो का है ये, है ना, फॉल ऑफ मैन और द लास्ट सपर, ये किसके हैं? माइकल एंजेलो के। तो आपने गलत लिख दिया। द लास्ट सपर चित्र सिस्टाइन चर्च की दीवारों पर चित्रित किया गया है। तो आपको क्या मिल गया दोस्तों? यहाँ पर 0 मिल गया। अब एक सवाल पूछा था बहुत ही अच्छा 2021 में, इसमें बहुत सारे बच्चों को 0 मिला, खासकर उन बच्चों को जिन्होंने इस सवाल को समझने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। सवाल क्या पूछा था? मंदिर वास्तुकला में राज सिंह शैली की विशेषताओं का परीक्षण कीजिए, ये सवाल पूछा था आपको। अब राज सिंह शैली, राज सिंह नाम पढ़ने से क्या क्या है कि हमारा जो है वो जोर रहता है राजस्थान के हिस्ट्री पे। तो जैसे राज सिंह दिमाग में नाम आया, तो हमारे दिमाग में कौन सा राज सिंह आ गया? मेवाड़ वाले राज सिंह यहाँ पे हमारे दिमाग में आ गया। और अगर आपके दिमाग में वो आ गया, तो आपका सवाल क्या हो गया? बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि आपने सवाल ही गलत समझ लिया। और ये कितने नंबर का सवाल था? ये था 5 नंबर का। अब देखो इन भाई साहब ने क्या लिखा, एक बार पढ़ते हैं अपन। मेवाड़ मुगल संधि के पश्चात काफी समय तक मेवाड़ में स्थापत्य कला स्थिर रही, लेकिन राज सिंह के काल में चौकोर पिलरों पर छज्जा बनाकर भवन निर्माण। अब ये राज सिंह जो है ना, ये आपको पता है, जो आपको पता है राज सिंह शैली मंदिर निर्माण की अलग शैली है, जो पल्लव वंश के जो राज सिंह थे उनसे संबंधित है ये। ठीक है, तो इन्होंने सवाल गलत समझ लिया, इसलिए इनको कितने नंबर मिल गए? 0 नंबर मिल गए। ठीक है, महेंद्र शैली, मामल्ल शैली, राज सिंह शैली, अपराजित शैली, वो जो शैलियाँ हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करना था राज सिंह शैली का। ठीक है, लेकिन आपने क्या कर दिया, कुछ और ही लिख दिया, इसलिए क्या मिल गया आपको? 0। 0 कैसे मिलता है मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। एक सवाल पूछा, ये था वर्ल्ड हिस्ट्री का। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए। ऐसे सवाल को छोड़ के नहीं, ये छोड़ के आने वाला सवाल नहीं होता है, लेकिन अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो बहुत कम चांस है कि आपको कोई नंबर वहाँ पे देगा। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, इतने साल का एक्सपीरियंस है उससे बता रहा हूँ, हमेशा पॉइंट वाइज लिखना सीखो अगर आप अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हो। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में विरोध अंग्रेजी औपनिवेशिक बस्तियों द्वारा किया गया था। पूछ क्या रहा है वो? वैचारिक पृष्ठभूमि क्या थी? कौन से विचार थे जिनके आधार पर ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम खड़ा हुआ, आगे बढ़ा, और फिर किस तरह से उन्होंने अमेरिका को स्वतंत्र करवाया? वैचारिक पृष्ठभूमि की बात थी। औपनिवेशिक जो वास्तविक रूप से अंग्रेज थे, किंतु उनकी ब्रिटिश राष्ट्र के प्रति किसी प्रकार की राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। ब्रिटिश सम्राट व प्रधानमंत्री ग्रेनविले द्वारा अमेरिकी औपनिवेशिक बस्तियों पर लगाए गए विभिन्न प्रकार के कर, इनको पता है, इनको ये पता है कि कैसे कैसे क्या हुआ, वो चीज़ें इनको पता है, लेकिन जो सवाल पूछा गया था वो इसको समझ नहीं पाए, और इसी कारण से इन्होंने क्या कर दिया? गलत लिख दिया, और इसीलिए इनको क्या मिल गया दोस्तों? 0 नंबर मिल गया। बताने का मेरा उद्देश्य इतना ही है कि सवाल को पढ़ो, समझो। अगर वहाँ पर वैचारिक पृष्ठभूमि सवाल में पूछ रहा है ना, तो जब आप उत्तर लिखो तो उसमें सबसे पहले मेंशन करो, आप ये चीज़ें हेडिंग लगाओ, वैचारिक पृष्ठभूमि, ऐसे लिखो आप वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। आपके 2 शब्द ही तो लिखे गए आपके, इसको अंडरलाइन कर दो या इस तरह से बॉक्स में आप इसको बना दो। अब आप इसके अंदर भले ही कुछ चीज़ें लिखने वाले हो जिसमें से 1-2 हो सकता है मैच ना कर रही हो, लेकिन
प्रॉपर तरीके से उसको दिखेगा कि यार बंदे ने ये पढ़ा है कि वैचारिक पृष्ठभूमि है और ये वैचारिक पृष्ठभूमि के बारे में लिखना चाह रहा है, तो आपको नंबर मिलने के चांस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, और कुछ सवाल देख लेते हैं। एक देखो, एक सवाल पूछा गया था, एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड। आपको पता है ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड वाला सवाल पूछा गया था। अब देखो इन्होंने कितना जबरदस्त, आप देखो इन्होंने लिखा है, अयम निजय परोवेति गणना अब इन्होंने कोई एक श्लोक लिख दिया है संस्कृत का, वसुदेव कुटुंबकम वाला। बहुत अच्छी बात है, अच्छा श्लोक लिखा है इन्होंने। वर्तमान में वैश्वीकरण की धारणा स्वरूप जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण की समस्या का समाधान किया जा सकता है। समाधान नहीं लिखा है इन्होंने एक्चुअली। एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड की अवधारणा द्वारा पर्यावरणीय वैश्विक मुद्दों और राजनीतिक मुद्दों को हल किया जा सकता है। अब ये क्या है, भटक गए, इनको पता ही नहीं था कि ये लाइन जो है ये किसके बारे में है। ठीक है, ये क्या है, ये जो सोलर एनर्जी है उस जिसके क्रम में हमने क्या बनाया, एक ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। किसने, भारत ने। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, गुरुग्राम में। उसके बारे में ये कुछ पूछना चाह रहे थे, लेकिन ये क्या है, बिल्कुल भटक गए और इन्होंने एक वसुदेव कुटुंबकम को पकड़ के क्या कर दिया, पूरा 10 नंबर का सवाल लिख दिया। और 10 में से इनको नंबर कितने मिल गए दोस्तों, इनको मिल गए 0। कितने मिल गए, 0। तो ये कुछ 0 थे। अब हम चलते हैं किधर, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भैया टॉपर कैसे आंसर लिखते हैं। आपको मैं आप अभी क्या है, टॉपर में भी हर टॉपर अपनी कॉपी नहीं डालता। हर टॉपर ये हिम्मत नहीं करता कि मैं अपनी कॉपी ओपन डोमेन में डाल दूं, क्योंकि इससे क्या है, थोड़ा ट्रोलिंग होने का डर रहता है और आजकल बहुत ट्रोल करते हैं लोग। इसलिए केवल मैंने अभी तक देखा है कि 2018 की टॉपर थी मुक्ता राव मैडम, जिनकी पहली रैंक आई थी, उन्होंने अपनी कॉपियाँ क्या है मार्केट में ओपन में सबके सामने रखी थी। आओ उनकी कॉपियाँ मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो है टॉपर अपनी कॉपियाँ लिखते हैं, आंसर देखते हैं। हालांकि ये इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम वाले भी आप हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि तरीका क्या होता है आंसर लिखने का, उनको कैसे नंबर मिले, उसी के बारे में हम लोग एक बार बात करते हैं। इनके पहले पेपर की कॉपी है ये। देखो पहला सवाल पूछा था इनको, वो एक प्रस्थान त्रयी पूछा था। क्या पूछा था, प्रस्थान त्रयी पूछा था। इन्होंने लिख दिया ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, तो इन्होंने क्या कर दिया, गलत लिख दिया। तो इनको नंबर कितना मिल गया, यहाँ पे आप देख सकते हो 0। ठीक है दोस्तों। फिर एक सवाल पूछा था अर्जुन की तपस्या। देखो इन्होंने डायग्राम में बनाने की कोशिश की, द ग्राउंड। अब देखो यहाँ पे इनको कितना मिला, पहले सवाल में 0, दूसरे सवाल में 0, तीसरे सवाल में 0। इस चीज़ से आप कुछ सीख सकते हैं। एक स्टूडेंट जिसको शुरू के 3 सवालों में 0 0 0 मिल गया, तो इनको तो निराश हो जाना चाहिए था, है ना। इनका तो फिर पेपर गड़बड़ हो जाना चाहिए था पूरा। फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी होगी उस समय जब ये पेपर लिख रही होंगी। और आप सोचो कि फिर भी ये कौन सी रैंक तक पहुंच गई, रैंक 1 तक पहुंच गए। तो अब देखो इसमें भी इन्होंने जो चीज़ लिखी उसमें 0 मिल गया। फिर एक सवाल था डूंगजी और जवार जी कौन थे, 2 ब्रेव रोबर्स रॉबिन हुड्स ऑफ शेखावटी रीजन हु लूटेड वेल्दी ट्रेडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी इन पोवर्स। ठीक है, तो इन्होंने ये क्या किया है, सही लिखा, तो इनको क्या मिल गया, 1 नंबर यहाँ पर मिल गया। इसी तरह से फिर इनको पूछा प्रबोधन, तो देखो प्रबोधन इन्होंने कैसे लिखा है, जो चीज़ सीखने वाली है वो यहाँ पे क्या है, देखो इन्होंने अंडरलाइन की है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया है, अंडरलाइन किया है। अब आप देखो, अब एक सवाल था, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य में आधुनिक प्रवृत्तियों के अग्रदूत थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र वाज द प्रीक्यूर्सर ऑफ मॉडर्न ट्रेंड्स इन हिंदी लिटरेचर। तो इन्होंने क्या लिखा है, पॉइंट्स। देखो इन्होंने 4 पॉइंट लिखे यहाँ पे, पॉइंट बना करके लिखा। आप देखो तो इनको नंबर कितने मिल गए, 3 नंबर मिल गए, जो कि अच्छे नंबर माने जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया 5 नंबर के सवाल में 3 नंबर बहुत बढ़िया नंबर होते हैं। तो आप देख सकते हैं, देखो लिखने का तरीका है। अब देखो एक सवाल इनको क्या पूछा, मोलेला कलाकारों द्वारा टेराकोटा वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त विधि। इसमें भी कितने नंबर मिल गए इनको, 3 नंबर मिल गए। देखो इन्होंने क्या लिखा है, पढ़ो एक बार अगर आप पढ़ पा रहे हो तो। मेरे को लग रहा है आपको दिख रही होगी ये चीज़ें, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मैं आपको। अब देखो मोलेला टेराकोटा द वर्ल्ड फेमस आइटम है ऑब्टेन्ड GI टैग। देखो इन्होंने इसको अंडरलाइन किया, मोटे अक्षर में लिखा, GI टैग को अंडरलाइन किया।
फिर इन्होंने मेथड को अंडरलाइन किया। फिर देखो इन्होंने पहला पॉइंट क्या बनाया, द मड डग एंड सोक्ड इन वाटर फ्रॉम। और किसको नहीं पता यार मूर्ति जो बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं, हमें काफ़ी लोगों को पता है। इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम पॉइंट वाइज लिख दें तो हम लोग अच्छे नंबर वहाँ पे प्राप्त। इन्होंने लिखा देखो, इसके अंदर गधे की लीद भी मिलाई जाती है। ये एनसीईआरटी में ये जो लाइन है वो ऐसे की ऐसे लिखी हुई है और इनको याद रह गई तो इन्होंने क्या किया, लिख दिया। और इस चीज़ को इन्होंने अंडरलाइन भी किया और उसी का फायदा क्या हो गया कि इनको 5 में से कितने नंबर मिल गए, 3 नंबर मिल गए। फिर अगला सवाल देखो, इन्होंने राजस्थान में जागीरदारी क्षेत्रों में कृषक असंतोष के कारणों की विवेचना कीजिए। कितने पॉइंट बनाए इन्होंने, 5 पॉइंट बनाए। और नंबर कितने मिले दोस्तों इनको, 3.5। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, पॉइंट वाइज लिखोगे ज़्यादा नंबर मिलने के चांस हैं। एक साइकोलॉजी होती है, अगर आप भी कॉपी चेक करोगे किसी की, आप सबसे पहले देखोगे यार 5 नंबर का सवाल है, इस बंदे ने 10 पॉइंट लिखे हैं, तो आप उसको नंबर देने का प्रयास करोगे। हो सकता है 10 में से 7 पॉइंट हों जो वैलिड हो, 3 पॉइंट ज़बरदस्ती के ऐड किए हुए हों, ये हो सकता है, लेकिन फिर भी वो चीज़ ज़्यादा प्रभावी होती है, ज़्यादा कारगर होती है। इसलिए हमें बार बार मैं आपको यही कह रहा हूँ, पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास करना चाहिए। और देख लीजिए, हम इनके कुछ बड़े सवाल भी देखते हैं इनके। देखो जैसे एक सवाल आया था, बागोर, कालीबंगा और आहड़, तीनों की इन्होंने अलग हेडिंग बनाई। देखो बागोर की हेडिंग बनाई, कुछ पॉइंट्स लिखे। कालीबंगा की हेडिंग बनाई, 6 पॉइंट लिखे। आहड़ के बारे में इनको हो सकता है उतनी चीज़ें नहीं ढंग से दिमाग में आई होंगी, तो फिर उन्होंने यहाँ पे बिना पॉइंट के ही लिख दिया, लेकिन फिर भी अंडरलाइन जरूर इन्होंने किया। नंबर देखो इनको 2.5, 2.5, 5 और 2, 7 नंबर, यानी 10 में से 7 नंबर। आप समझ रहे हो, 10 में से 7 नंबर मतलब बहुत ही ज़बरदस्त नंबर होते हैं, 10 में से 7। ठीक है, एक आप इन्होंने इनका एक सवाल ये देखो आप, क्या सवाल था, 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण पश्चिम की चुनौती एवं प्रेरणा का क्या था, परिणाम था। इसका क्या करना था आपको, आलोचनात्मक परीक्षण करना था। तो इन्होंने देखो किस तरह से इन्होंने इसको बनाया। पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर इन्होंने लाल बाल पाल के बारे में लिखा, उन तीनों का इन्होंने वर्णन किया। ठीक है, फिर भी आप देखो इनको कितने नंबर मिले हैं दोस्तों, 6.5 नंबर मिले हैं। ठीक है, कारण क्या है, थोड़ा दिखने में इनका प्रेजेंटेशन अच्छा है। हालांकि चलो अच्छी बात है, इनकी रैंक 1 है और इन्होंने अच्छा ही लिखा होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप सवाल को आप पढ़ो, सवाल क्या कह रहा है और क्या पूछना चाह रहा है। पहली बात तो आपको ये दोनों चीज़ों को अलग अलग बताना चाहिए कि किस तरह से भारतीय जो पुनर्जागरण था वो पश्चिम के लिए चुनौती बना। पहले आप इस चीज़ को क्लियर करो, फिर आप किस चीज़ को क्लियर करो कि किस तरह से भारतीय पुनर्जागरण प्रेरणा का परिणाम था। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियर करो और फिर आपको उसका आलोचनात्मक परीक्षण भी करना था, यानी कि आपको उसकी पॉजिटिव के साथ साथ कुछ नेगेटिव बातों को भी आपको वहाँ पर हाईलाइट करना था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें सवाल अच्छे से पढ़ना होता है। मैंने कल भी बताया आपको यही बात, आज फिर बता रहा हूँ। बड़े सवालों में जब भी बड़ा सवाल आप पढ़ते हो, आप 10 से 15 सेकंड आप रुको सवाल पढ़ने के बाद और दिमाग में सोचो कि यार मैं इसको किस तरह से फ्रेम करूँ, मैं सबसे ऊपर क्या लिखूं, फिर बीच में क्या लिखूं और लास्ट में कंक्लूजन में कौन सी चीज़ ऐड करूं। होता क्या है, जब आप रैंडमली आंसर लिखते हैं तो आपका पेज पूरा, क्योंकि जगह तो लिमिटेड है, आपका पेज पूरा भर गया और अब आपको लग रहा है कि यार मैंने इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट जो वो तो लिखे ही नहीं और अब आपके पास जगह भी नहीं है। तो ऐसा ना हो, इससे अच्छा है कि आप 10 से 15 सेकेंड रुको, हर बड़े सवाल में आप दिमाग में सवाल की फ्रेमिंग करो। ठीक है, और उसके बाद आप आंसर लिखने का प्रयास करो। तो आप देख सकते हैं ये कॉपी है इनकी, और आप कहीं पे भी आप टेलीग्राम पे भी आप सर्च करेंगे या नॉर्मली आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो इनकी कॉपी आपको मिल जाएंगी। बाई चांस आपको इनकी कॉपियाँ नहीं मिलती है तो आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है गुरुजी फॉर एग्ज़ाम, आप हमें मैसेज करना, हम लोग आपको इनकी कॉपियाँ प्रोवाइड करवा देंगे। चलो अब हम वापस अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। मैंने आपको कॉपियाँ भी दिखा दी, अब यहाँ से हम सफ़र शुरू करेंगे हमारा पेपर 1 का। ठीक है, एक एक पेपर का विश्लेषण करेंगे, तभी आपको चीज़ें दिमाग में बैठेंगी। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये जो वीडियो सीरीज़ में लेकर के आया हूँ ये आपकी बहुत हेल्प करने वाली है, बशर्ते कि आप थोड़ा सिंसियर होकर के कॉपी पेन लेकर के आप बैठो, आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है वो नोट डाउन करो और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करो आपके आंसर राइटिंग में। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करें पेपर 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब लोग करेंगे कंपैरिजन ऑफ आंसर्स। इसी से हमें असली चीज़ पता चलने वाली है कि देखो आपके सामने 4 आंसर लिखे होंगे एक ही सवाल के, आप उनको कंपेयर करके
ये समझ पाएंगे कि अगर किसी को 5 में से 2 मिले तो उसका कारण क्या है, किसी को 3 मिले तो क्यों मिले, 2.5 मिले तो क्यों मिले, या 0 मिला तो क्यों मिला। वो कब पता चलेगा, जब हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे पेपर 1 की तरफ। आपको पता है पेपर 1 में सबसे पहले किसके सवाल आते हैं, आपके हिस्ट्री के सवाल आते हैं। हिस्ट्री में भी 3 चीज़ें होती हैं, राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। उसके बाद में आपका इकोनॉमिक्स आता है, इकोनॉमिक्स में भी वही है, राजस्थान इकोनॉमिक्स, इंडिया इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। उसके बाद में आपके छोटे सब्जेक्ट हैं, सोशलॉजी है आपका, उसके बाद में आपका मैनेजमेंट है, उसके बाद में आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है। हिस्ट्री लगभग आपकी 75 नंबर की आती है और इकोनॉमिक्स आपकी 65 नंबर की आती है, सोशलॉजी आपकी 20 नंबर की आती है, मैनेजमेंट भी आपका 20 नंबर का आता है और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग भी आपकी कितने नंबर की आती है, 20 नंबर की आती है। तो इस तरह से आपका 200 नंबर का ये पेपर होता है। सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री के आपको मैं 2 नंबर के कुछ सवाल दिखाऊंगा, 5 नंबर के कुछ सवाल और 10 नंबर के कुछ सवाल दिखाऊंगा, और हम लोग 4 लोगों के जो टॉपर हैं उनके आंसर्स को क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि किसने क्या लिखा। पहले हम सवाल पढ़ेंगे और समझेंगे कि पूछना क्या चाह रहा था, फिर हम देखेंगे कि किसने क्या लिखा और क्या लिखने से नंबर मिले। अल्टीमेटली आपका गोल क्या है, अल्टीमेटली आपका गोल है नंबर प्राप्त करना। तो आपको यहाँ से ये सीखना है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इन लोगों ने लिखी और इनको नंबर मिले, और उन्हीं चीज़ों को हम लोगों को क्या करना है, फिर इम्प्लीमेंट करना है ताकि हमें भी क्या मिल सके, नंबर मिल सके। तो चले शुरू करें। चलो, तो देखो, ये सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, आपके सामने होनी चाहिए, वो होता है दोस्तों सिलेबस। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये किसका सिलेबस है आपके सामने। ये सिलेबस है राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में एक टॉपिक है आपका पुनर्जागरण व धर्म सुधार, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति, और एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, और विश्व युद्धों का प्रभाव। बस इतने ही टॉपिक आपके किस में हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में है। फिर आपका ये इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं और ये आपके राजस्थान हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। सिलेबस मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, फिर बता दे रहा हूँ। अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं आरएएस की, तो तैयारी शुरू करने का तरीका ये है कि 4 पेपर हैं तो 4 रजिस्टर बनाओ। रजिस्टर के सबसे पहले पेज के ऊपर इस तरह से जो सिलेबस है उसको काट करके अपने पेज पे चिपका लो, पहले पेज पे। उसके बाद में पहला टॉपिक उठाओ, यहाँ से नीचे से उठाओ। जैसे आपने यहाँ से टॉपिक उठा दिया राजस्थान के संत, एक टॉपिक उठाया आपने, उसके बारे में आपने पढ़ाई की और उसके क्या कर दिया, आपने नोट्स बना दिए और इस टॉपिक को क्या कर दिया, टिक मार दिया, यानी कि ये टॉपिक हो गया आपका। अब आपको दोबारा किताबों में घुसने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा किसी हर आदमी के नोट्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। किसी एक व्यक्ति के आप नोट्स चूज कर लो और अपने नोट्स बना लो। उसके बाद में आपने दूसरा टॉपिक लिया लोक देवता, उसके भी इसी तरह से आपने नोट्स बना लिए। अब लोक देवियाँ यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है आपके मेंस के सिलेबस में, तो लोक देवियाँ पढ़ करके अपना टाइम वेस्ट मत करो, किताबों से मत पढ़ो, सिलेबस से पढ़ो। अभी भी बता रहा हूँ, उसकी किताबों की बजाय आप किससे तैयारी करो, सिलेबस के आधार पर तैयारी करो। तो चलिए दोस्तों, सिलेबस आपके सामने है, मैंने बता दिया सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है, हमेशा आपके सामने लगा हुआ होना चाहिए और केवल सिलेबस के आधार पर आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अब शुरू करते हैं हम लोग कंपैरिजन। सबसे पहले 2 नंबर के सवाल से शुरू करेंगे हिस्ट्री के। ठीक है, आ जाओ। पहला ही सवाल मैंने उठाया है, पहले पेपर का पहला सवाल, भारतीय वैदिक दर्शन की परंपरागत 6 शाखाओं में से किन्हीं 4 का उल्लेख करो। तो सबसे पहले आपको पता है टोटल शाखाएं कितनी हैं, 6 हैं। उसमें से आपको क्या करना था, 4 शाखाओं का क्या करना था, उल्लेख करना था। उल्लेख का मतलब क्या होता है, नेम एनी 4 आउट ऑफ 6। आपको केवल नाम लिखना था। 15 शब्द का आपको सवाल था और 2 नंबर आपके फिक्स थे इसमें। इन्होंने क्या लिखा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन और योग दर्शन। जो पूछा वो का वो लिखा, तो इनको नंबर कितने मिल गए, 2 में से 2। अब और एक आंसर देखते हैं, ये भी एक टॉपर है, उनका आंसर है भारतीय, वो सेम सवाल है। इन्होंने क्या लिखा, 4 परंपरावादी शाखाएं। पहले इन्होंने लिखी न्याय,
आगे इनके प्रवर्तक का भी इन्होंने नाम लिख दिया, एडिशनली चीज़ें इन्होंने लिखी और वो अच्छी बात है। सांख्य दर्शन फिर कपिल मुनि लिख दिया इन्होंने, वैशेषिक फिर इन्होंने ऋषि कणाद लिख दिया और योग इन्होंने लिख दिया पतंजलि। इनको भी कितने नंबर मिले? 2 में से 2। हालांकि अगर इनको 1.75 नंबर दिए गए होते तो इनको 2 नंबर मिलने चाहिए थे, क्योंकि इन्होंने एडिशनली क्या है, नाम भी लिख दिया जो प्रवर्तक है उनके। इधर आ जाओ, सेम चीज़ें हैं यहाँ पर, इन्होंने थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को सुधार दिया। देखो ये चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है, चीज़ वही लिखी है जो इन्होंने लिखी है, नंबर भी इनको हो सकता है वही मिले, वही नंबर मिले इनको भी, कोई बात नहीं। लेकिन कभी कभार ऐसा होगा कि आप इसकी बजाय इस तरीके से लिखोगे तो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। देखो इन्होंने क्या किया, देखो एक बार इन्होंने यहाँ पे लिख दिया वैदिक दर्शन, एक बॉक्स बना दिया और बॉक्स के 4 तरफ इन्होंने 4 नाम लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा सांख्य दर्शन, यहाँ पर कपिल मुनि लिख दिया, योग दर्शन पतंजलि लिख दिया, वैशेषिक यहाँ पे वैशेषिक दर्शन लिख दिया और न्याय दर्शन गौतम ऋषि लिख दिया। तो इस देखो इनको वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक थे उनका नाम इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन ये चीज़ इनकी छुप गई। कहाँ पे छुप गई? इनके इस प्रेजेंटेशन की वजह से, और 2 में से 2 नंबर इनको क्या हो गए? मिल गए। ठीक है, आ जाओ, समझ में आई थोड़ी चीज़ें आपको। अब एक और सवाल कंपेयर करते हैं हम। ये आपका सवाल नंबर 2 था पेपर में। देखो सवाल क्या था? रावण हत्या क्या है? क्या सवाल था? रावण हत्या क्या है? अब देखो एक बंदे को 0.75 मिले, एक बंदे को एक और 0.75 मिले, एक बंदे को 1 नंबर मिला है और एक बंदे को 2 नंबर मिले हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या था कि इसको 0.75 मिले और इसको 2 नंबर मिले। आप एक बार खुद दूर से देख लो और आप खुद सोचो। अब आप दिमाग एक बार लगाओ और सोचो कि एक बंदे को 2 में से 2 नंबर क्यों मिले हैं जबकि बाकी को 1 नंबर और 0.75 मिला। आप एक बार देखो, दिख रही है? अंतर दिख रहा है दोस्तों? ये अंतर जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो अंतर समझो। इन्होंने क्या किया, 1 2 3 और 4 पॉइंट बना करके लिख दिया। ठीक है, हो सकता अब पॉइंट भी पढ़ेंगे हम तब एग्जैक्टली पता चलेगा कि इन्होंने हो सकता है बहुत ज़बरदस्त पॉइंट लिख दिए हों और इन्होंने बहुत हल्के पॉइंट लिख दिए हों। आ जाओ पढ़ लेते हैं एक बार। रावण हत्या एक वाद्य यंत्र है जो कि राजस्थान में लोक संगीत में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पाबूजी की फड़ बाँचने के दौरान बजाया जाता है। रायका, रेबाड़ी एवं नायक जाति द्वारा प्रयुक्त होता है। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त नहीं लिखा, ठीक ठाक लिखा, ठीक ठाक इनको नंबर मिल गया। रावण हत्या एक तत्ववाद यंत्र है, ये इन्होंने अच्छी बात लिखी। पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय इस वाद्य को बजाया जाता है, ये भी इन्होंने अच्छी बात लिखी। लेकिन इन्होंने क्या किया, केवल 2 ही पॉइंट लिखे, इसलिए इनको नंबर कितने मिले? 0.75। अब इन भाई साहब को 1 नंबर मिला। देखो इन्होंने क्या लिखा, तत्ववाद यंत्र राजस्थान, कटोरे नुमा संरचना के तार बांधे जाते हैं, पाबूजी की फड़ का वाचन, वही चीज़ें लिखी जो इन्होंने लिखी एग्जैक्टली। बस एडिशनली इन्होंने क्या किया, ये एक डायग्राम बनाया। हालांकि ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, बिल्कुल इन्होंने रो डायग्राम बनाया, लेकिन फिर भी आप देखो उस रो डायग्राम की वजह से ये 0.25 नंबर ज़्यादा ले गए। कितने नंबर ज़्यादा ले गए? 0.25 नंबर ज़्यादा ले गए। अब मैं आपको एक गणित समझाता हूँ। आपको पता है हर पेपर में 25 सवाल आते हैं 2-2 नंबर के, 16 सवाल आते हैं 5-5 नंबर के और 7 सवाल आते हैं आपके 10 नंबर के। ठीक है, यानी टोटल कितने सवाल हो गए? 25 और 16 41 और 7 48। टोटल कितने सवाल हो गए? 48 सवाल हो गए। अगर आप हर सवाल में 0.25 नंबर एक्स्ट्रा ला सकते हैं तो आपके एक पेपर में कितने नंबर ज़्यादा हो गए? 12 नंबर। और टोटल पेपर कितने होते हैं? 4, यानी कि 48 नंबर आप ज़्यादा ला सकते हैं अगर आप 0.25 भी बढ़ाते हैं तो। और 48 नंबर का मतलब ये है दोस्तों कि या तो आपका नाम कहीं था ही नहीं लिस्ट में, इंटरव्यू कॉल भी नहीं हुआ, या फिर ये हो सकता है कि आप एसडीएम बन जाओ। 48 नंबर इतने मायने रखते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा था। अब 2 नंबर वाले का देखो, यह राजस्थान का एक लोक वाद्य है, इन्होंने भी लिखा था ये वाद्य यंत्र है। ठीक है, लोक संगीत में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वही पॉइंट लिखा है। यह है एक तत्ववाद यंत्र है, ये भी यहाँ इन्होंने लिखा तत्ववाद यंत्र, कोई विशेष बात नहीं लिखी इन्होंने।
रामदेव जी पाबू जी के भोपे फड़वाचन में इसका उपयोग करते हैं, ये भी इन्होंने लिखा। ये चीज़ें देखो इन्होंने भी लिखी है, पाबू जी का नाम इन्होंने भी लिखा है, पाबू जी का नाम इन्होंने भी लिखा है। नारियल के खोल पर बकरे का चमड़ा मढ़कर तैयार किया जाता है, चीज़ें वही लिखी हैं, बस क्या कर दिया पॉइंट वाइज लिख दिया और पॉइंट को भी नंबर दे दिया। ये नंबर देना भी साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं ये, कि अगर आप 6 पॉइंट लिख रहे हो और 6 1 2 3 4 5 6 नंबर दे रहे हो, वो चीज़ें भी एग्जामिनर को प्रभावित करती हैं। ठीक है, जर्नली हम लोग क्या करते हैं जब आंसर लिखते हैं तो हम लिखते हैं जैसे ये देखो ये तरीके से लिखते हैं हम लोग, ऐसे इस तरह से ये तीर का निशान इस तरह से लगाते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट। अच्छी बात है, पॉइंट तो बनाया आपने, इतना सा काम और कर दो, यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो, आप देखोगे कि इसका अंतर पड़ेगा। ठीक है, और ये चीज़ आप नोट करो अपनी डायरी में कि आपको ऐसा करना है। ठीक है दोस्तों, अगर एक बच्चा भी मेरी ये क्लास देख करके और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करता है और वो अपने नंबर बढ़ाता है, तो मेरा ये क्लास बनाना सार्थक सिद्ध हो जाएगा। चलो आप कुछ और सवाल लेते हैं, अब हम करते हैं 5 नंबर के कुछ सवालों की चर्चा। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो राज सिंह सैली वाला सवाल था, पहले आप नंबर देखो, इन भाई साहब को कितने नंबर मिले हैं, 3 नंबर मिले हैं। कितने नंबर मिले हैं, 3। और इन भाई साहब को कितने नंबर मिले हैं, 2। और 2 कॉपियाँ और होंगी आपके सामने, इनको कितना नंबर मिला है, 0। और इनको कितना नंबर मिला है, 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चलते हैं पहले 0 वाला देख लें। चलो पहले 0 वाला देख लेते हैं। पढ़ो, मेवाड़ महाराणा, आपने मेवाड़ महाराणा लिख दिया ना, तो यहीं 0 नंबर हो गया आपका। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेवाड़ महाराणा के बारे में पूछा ही नहीं था, इन्होंने जो पल्लव वंश के जो राज सिंह थे उनके बारे में पूछा था, तो आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो इन्होंने नौ चौकी पाल और बहुत कुछ चीज़ें लिख दी, और सोचो इस सवाल को इनको लिखने में कम से कम 5 मिनट तो गए होंगे इनके, 4 से 5 मिनट ये पूरे के पूरे वेस्ट हो गए। ठीक है, और इनको क्या नंबर मिल गया, 0। इधर आ जाओ, अब इन्होंने क्या लिखा, मंदिर वास्तुकला की राज सिंह शैली, ये तो ऊपर ही लिखी हुई है ये बात। चलो इन्होंने अच्छी बात है हेडिंग बना दी, इस तरह से बॉक्स बना दिया, अच्छी बात है। इन्होंने यहाँ मंदिर भी बनाने का प्रयास किया, ये भी बहुत अच्छी बात है। यह नागर शैली में सूक्ष्म रूपांतरण थी, वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित थी, अधिकांश मंदिर श्री कृष्ण से। इन्होंने भी क्या कर दिया, वही चीज़ें लिख दी जो राज सिंह शैली, जो मेवाड़ वाले राज सिंह जो चीज़ थी वो लिख। देखो इन्होंने क्या किया, राज संबंध का मंदिर कांकरोली ना, तो ये सारी चीज़ें, हवेली संगीत, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी जो कि इस सवाल का आंसर बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए इनको भी क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब देखते हैं कि भैया 3 नंबर वाले ने क्या लिखा था। आओ, दक्षिण भारत में पल्लव वास्तुकला की यह एक प्रमुख शैली है, बहुत अच्छी बात है। राज सिंह शैली के अंतर्गत ईंटों से बने सुंदर मंदिर बने, ये मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित थे, बहुत अच्छी बात है। आपको पता है इसके अंदर से सबसे पहले महेंद्र शैली और मामल्ल शैली आई थी, जिसमें एकास्मक मंदिर यानी एक ही पत्थर को काट करके मंदिर बनाए गए। लेकिन राज सिंह शैली के आते आते इन मंदिरों का आकार छोटा हो गया और मंदिर निर्माण में किसका यूज किया जाने लगा, ईंटों का यूज किया जाने लगा, ऊंचे चबूतरे के ऊपर मंदिर बनाए जाने लगे। तो ये सारी चीज़ें थी, और ये कौन सी शैली थी, द्रविड़ शैली थी। अब इन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं, देखो तटीय मंदिर या सौर मंदिर, मुकुट मंदिर और रंगनाथ मंदिर, ये बिल्कुल इन्होंने सही उदाहरण लिखे। यह शैली पल्लवकालीन महाराजा राज सिंह प्रथम के प्रश्रय से विकसित हुई, सही बात है। मंदिरों की विशेषताओं में विमान व गोपुरम, बिल्कुल सही। तो इन्होंने अच्छे पॉइंट लिखे, और कितने पॉइंट लिखे देखो, 1 2 3 4 5, और इसीलिए इनको 5 में से कितने नंबर मिल गए दोस्तों, 3 नंबर मिल गए। आशा करता हूँ समझे होंगे आप कि 3 नंबर क्यों मिले। अब देखो इन्होंने क्या, इनको क्या मार, आप देखो ये गोला क्यों मारा है, आप देखो किसी ना किसी कारण की वजह से गोला मारा गया है, और इसीलिए इनके नंबर भी कितना हो गया, 1 कम हो गया। 3 की जगह कितने नंबर मिले इनको, 2 ही नंबर मिले। गोला क्यों मारा गया, इन्होंने सप्त पैगोडा के बारे में लिख दिया, जबकि सप्त पैगोडा जो है वो पल्लव शैली से तो संबंधित हैं, लेकिन ये राज सिंह से संबंधित नहीं है, ये महेंद्र शैली और मामल्ल शैली से संबंधित थे। कौन से मंदिर, सप्त पैगोडा मंदिर। इन्होंने क्या लिखा, दक्षिण भारत में पल्लवकालीन स्थापत्य, मामल्ल शैली इन्होंने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन फिर भी मैं ये मानूंगा कि एग्जामिनर ने थोड़ी दया इन पे इसलिए की कि वो सोच रहे थे कि कम से कम इस बच्चे ने ये तो समझा कि मैं ये जो सवाल पूछ रहा हूँ ये पल्लव स्थापत्य से संबंधित है, और इसी के आधार पे इनको कितने नंबर मिल गए, 2 नंबर मिल गए। इसका मतलब ये है
कि एग्जामिनर आपका दुश्मन नहीं होता है, वो आपका दोस्त होता है, वो आपको नंबर देना चाहता है, लेकिन हम लोग क्या है अपनी गलतियों की वजह से नंबर कटवा लेते हैं। तो इस बात को हमेशा पॉजिटिव दिमाग में रखो कि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करने के लिए बैठा है उसका उद्देश्य आपको नंबर देना है, ना कि उसका उद्देश्य ये है कि आपको नंबर नहीं देने। ठीक है दोस्तों, चलो तो ये एक डिस्कशन देखा हमने, आगे चलते हैं। ये हमने देख लिया 0 नंबर क्यों मिले थे। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं, एक और 5 नंबर के सवाल को हम डिस्कस करते हैं। एक भाई को मिले 2.5 नंबर, एक और भाई को भी 2.5 नंबर, एक भाई को 2 नंबर और एक को कितने नंबर मिले? 3 नंबर। बात कर लेते हैं। एक चीज़ और समझो आप, ये जो पैटर्न है ना, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा कि अगर 5 में से 2 नंबर मिल रहे हैं ना, तो इनकी रेंज यही रहेगी 1.5 नंबर, 2 नंबर और 2.5 नंबर, इनकी रेंज यही रहेगी सामान्यतः। बशर्ते कि आपने बहुत ही ज़बरदस्त आंसर लिख दिया हो तो ये रेंज है वो 3.5 नंबर तक भी जा सकती है। लेकिन जनरली होता है कि अगर किसी सवाल में 2 नंबर दिए जा रहे हैं तो आप ज़्यादातर बच्चों के देखेंगे कि या तो 2 होंगे या 1.5 होंगे या 2.5 होंगे, बस इतना ही अंतर रहता है। तो अब हम सवाल पढ़ते हैं एक बार। एकीकृत राजस्थान में सिरोही के विलय पर संक्षिप्त लेख लिखे। सिंपल सा सवाल था। अब आंसर पढ़ते हैं, इन्होंने क्या लिखा। एकीकृत राजस्थान में सिरोही का विलय 2 चरणों में पूरा हुआ। अच्छी बात है, सही लिखा है इन्होंने। पहला चरण 26 जनवरी 1950 को आबू दिलवाड़ा के अतिरिक्त शेष सिरोही को राजस्थान में विलय कर दिया गया। ठीक है, हातल गांव भी इसमें शामिल किया गया। बिल्कुल अच्छी बात लिखी इन्होंने और बहुत बढ़िया लिखा। गोकुल भाई भट्ट का इसमें योगदान था। दूसरा चरण 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के पश्चात, अगर ये यहाँ पे डेट और मेंशन कर देते 1 नवंबर 1956 तो ये और भी ज़बरदस्त हो जाता। ठीक है दोस्तों, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको, क्योंकि आपको पता है इतिहास में जो तारीखें होती हैं उनका बहुत महत्व होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर देखो आबू दिलवाड़ा को भी शामिल कर लिया। गोकुल भाई भट्ट की महती भूमिका के चलते उनको राजस्थान का गांधी कहा जाता है। इन्होंने एक एडिशनल बात लिख दी। ठीक ठाक आंसर लिखा और ठीक ठाक ही इनको नंबर मिल गए। अब ये एक टॉपर की कॉपी है। अब देखिए, राजस्थान में आज़ादी के समय 19 रियासत और 3 देशी ठिकाने थे। उन्होंने नाम भी लिख दिया। कहीं पूछा था ये? आप बताओ, कहीं पे ये बात पूछी थी क्या कि राजस्थान में कितने ठिकाने थे या कितनी रियासतें थी? नहीं पूछा था। फिर भी इन्होंने क्या किया, लिख दिया। 1956 तक 7 चरणों में एकीकरण पूरा हुआ। प्रारंभ में सरदार पटेल, अब ये इन्होंने अच्छा एक जो डायमेंशन है वो मेंशन किया। सरदार पटेल ने आबू व दिलवाड़ा का बॉम्बे प्रांत में विलय किया, बाकी सिरोही क्षेत्र को राजस्थान में विलय किया। परंतु गोकुल भाई भट्ट व अन्य नेताओं के विरोध अंततः 7वें चरण में एक कमेटी की सिफारिश व जन भावनाओं के ऐतिहासिक साक्ष्यों को अनुकूल आबू व दिलवाड़ा का भी राजस्थान में विलय कर दिया गया। बिल्कुल सामान्य सा आंसर लिखा इन्होंने। इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखा जा सकता था, पॉइंट वाइज लिखा जा सकता था। जैसे इन्होंने थोड़ा अच्छा प्रयास किया, 2 चरण में इनको लिखा और पॉइंट बना करके लिखा। फिर भी इनको कितने नंबर मिले? 2.5। और उनको भी कितने नंबर मिले? 2.5। आगे और देख लेते हैं। एक भाई को इसमें 2 ही नंबर मिले हैं। पढ़ते हैं क्या लिखा है इन्होंने। सिरोही का राजस्थान में विलय 2 चरणों में पूरा हुआ। अच्छी बात है, सही लिखा है इन्होंने। सरदार पटेल के प्रभाव के कारण 6ठे चरण में आबू व दिलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही, ये भी इन्होंने सही लिखा। ये भी इन्होंने सही बात लिखी है एकदम। पॉइंट, ये पॉइंट भी इनका वैलिड है, ये पॉइंट भी इनका वैलिड है। भोगीलाल पांड्या के नेतृत्व में तीव्र विरोध हुआ और जन आंदोलन हुआ। ये भी इन्होंने बात। आखिरकार 7वें चरण में देखो इन्होंने डेट भी मेंशन की है, 1 नवंबर 1956 आबू व दिलवाड़ा को राजस्थान में शामिल कर लिया गया। सिरोही वर्तमान स्वरूप में आया। माउंट आबू के नैसर्गिक एवं प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से सरदार पटेल इसे बम्बई प्रांत में शामिल रखना चाहते थे। पॉइंट तो इन्होंने अच्छे लिखे हैं। फिर 2 ही नंबर क्यों मिले? अब आप खुद सोचोगे इनको 2 ही नंबर क्यों मिले। मैं बताता हूँ इनको 2 ही नंबर क्यों मिले। क्योंकि इन्होंने पॉइंट वाइज नहीं लिखा। इन्होंने क्या नहीं किया, इन्होंने पॉइंट वाइज नहीं लिखा, इसलिए इनको क्या है कि नंबर 2 ही मिले। अदरवाइज इनको 3 या 3.5 नंबर इस सवाल में मिल सकते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जिनको 3 नंबर मिले उनका और हम देख लेते हैं। आप देख रहे हो पॉइंट, भले ही इन्होंने इसी तरह से पॉइंट बनाया, लेकिन इन्होंने पॉइंट बनाया। सिरोही की रियासत
गुजरात की सीमा पर स्थित थी। दूसरा पॉइंट, सरदार पटेल गुजरात का अंग बनाना चाहते थे, इन्होंने भी लिखा है, इन्होंने भी लिखा है। जबकि जयनारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट इसको राजस्थान में मिलाना चाहते थे। ठीक है, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है, छठे चरण में आबू व पिंडवाड़ा क्षेत्र को बम्बई प्रांत में मिला दिया गया, जिससे स्थानीय स्तर पर क्या हुआ, विरोध हुआ। फिर चौथा पॉइंट इन्होंने डेट मेंशन की, उन्होंने भी मेंशन की। आयोग का नाम भी इन्होंने लिखा। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण सिरोही को इसमें मिला लिया गया। कहने का मतलब क्या चीज़ आपको यहाँ पे सीखने को मिली इस सवाल में? इस सवाल में हमें ये सीखने को मिला कि पॉइंट वाइज लिखना है, तब आपको नंबर ज़्यादा मिलने के चांस हैं। चारों बच्चों ने लगभग वैसे ही चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, वही पॉइंट्स लिखे हैं, बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन। तो इस चीज़ से क्या साबित हुआ, प्रेजेंटेशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आपकी कॉपी दिखने में अच्छी होनी चाहिए, उससे आपके ये मान लो कि नंबर बढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया पॉइंट 25 से भी आप लोग चारों पेपर में 48 नंबर बढ़ा सकते हो, और 48 नंबर बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। ठीक है, चलो कुछ और सवाल देखते हैं। अब हम एक सवाल देखने वाले हैं 10 नंबर का। देखो, आप एक चीज़ देखो इस आंसर में, इनको देखो, यहाँ पे टिक मारा, यहाँ पे इनको आधा नंबर मिला, यहाँ पे टिक मारा, इनको आधा नंबर मिला, यहाँ पे टिक मारा, इनको आधा नंबर मिला, यहाँ पे इन्होंने टिक मारा, इनको 1 नंबर मिला, यहाँ पे इन्होंने टिक मारा, यहाँ पे इनको आधा नंबर मिला। मतलब कि आपने अगर अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं तो एग्जामिनर उन अच्छे पॉइंट्स के लिए आपको नंबर देगा। आइए सवाल पढ़ते हैं और फिर उसका आंसर पढ़ते हैं। राजस्थान के शास्त्रीय साहित्य में चारण साहित्य की महत्ता का परीक्षण करें। कि राजस्थान के साहित्य में चारण साहित्य का क्या महत्व रहा है, उसके बारे में आपको ये 10 नंबर का सवाल पूछा गया था। इन्होंने क्या लिखा है, राजस्थान के शास्त्रीय साहित्य, देखो इन्होंने ये लाइन कहाँ से उठाई, यहीं से उठाई, में चारण साहित्य का अत्यधिक महत्व है। चारण जाति द्वारा अपने साहित्यिक कौशल के द्वारा तात्कालिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक, इन्होंने क्या किया, मल्टी डायमेंशनल बनाने का प्रयास किया। और देखो इसी वजह से इनको 1 नंबर तो ये यहीं पर कमा गए। ठीक है, जैसे अब इन्होंने क्या किया, विस्तार से वर्णन किया। जैसे अब इन्होंने कुछ उदाहरण लिखे, मूणोत नैण सिंह की ख्यात, मेवाड़ परगनारी विगत, आधा नंबर ये यहाँ पर कमा गए, 1.5 नंबर हो गया। अब देखो इन्होंने क्या किया, पैराग्राफ चेंज किया। ठीक है, राजस्थान में चारण साहित्य के महत्व का एक कारण इन साहित्यों का राजस्थानी भाषाओं डिंगल शैली में होना था। चारण साहित्य को वात, ख्यात, प्रकाश, वचनिका, रासों को इनका क्रॉस मारा हुआ है, विभिन्न विधाओं में रचा गया। चारण साहित्य में शासकों का महिमा मंडन किया गया, जो कुछ जगह अतिशयोक्तिपूर्ण भी नजर आता है। यहाँ पे भी इनको कितना नंबर मिल गया, 1.5 नंबर, यानी कि इनको 1.5 और यहाँ पर कितना 1.5, इनको कितने नंबर मिले दोस्तों, 3 नंबर मिले। इस पैराग्राफ में इनको नंबर नहीं मिला, यानी टोटल नंबर कितने ले गए, ये ले गए 3 नंबर। अब आ जाओ इस सवाल पे, ये देखो भाई साहब कितने नंबर ले गए, आप देखो एक बार, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 और 1.5, यानी कि ये कितने नंबर ले गए, 7.5। इस बंदे से कितने नंबर आगे निकल गया, ये निकल गया 4.5 नंबर। कितने नंबर, 4.5 नंबर। क्यों, क्योंकि इनको मिल गए कितने, 7.5 नंबर, और इनको कितने मिले, 3 नंबर। अब इनका भी आंसर पढ़ते हैं। अगर 7.5 नंबर मिले मतलब इन्होंने बहुत ज़बरदस्त लिखा होगा। पढ़ो, चारण साहित्य मुख्यतः डिंगल भाषा से लिया गया, डिंगल भाषा इन्होंने भी लिखा था, यहाँ पे ये डिंगल शैली देखो आप। फिर है चारण कवि राजकीय आश्रय में साहित्य की रचना हुई। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, महत्व, क्यों, क्योंकि सवाल में महत्ता का परीक्षण करना था, तो इन्होंने महत्व के लिए कितने पॉइंट लिख दिए, 4 पॉइंट इन्होंने लिख दिए। ये होती है स्मार्ट तरीके से आंसर लिखने का तरीका। देखो, राजस्थानी साहित्य को समृद्ध किया, प्राचीन राजवंश इतिहास का स्रोत, मारवाड़ी भाषा का विकास, डिंगल साहित्य, चारण साहित्य में अनेक विधाएं, ये वात, ख्यात, प्रकाश, इन्होंने भी लिखी है ये चीज़ें, वात, ख्यात, प्रकाश, वचनिका, देखो लिखी है। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, पॉइंट वाइज लिख दी वही चीज़ें। एक चीज़ समझो, पढ़ाई सभी लोग करते हैं, चीज़ें सभी को लगभग उतनी ही याद होती हैं, बस आपको जो जितना कुछ याद है उसको कितने
प्रभावशाली तरीके से आप कॉपी में उतारते हैं वही डिसाइड करता है कि आप लोग टॉपर बनेंगे या आपकी रैंक जो है वो सबसे पीछे होगी। ठीक है, पढ़ाई सभी बराबर करते हैं, याद भी लगभग, दिमाग जो होता है ना, लगभग सभी जितने प्रतिभागी होते हैं लगभग सबका दिमाग उतना ही काम करता है, उतनी चीज़ें याद रहती हैं सभी को। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा धुरंधर होगा कि एक बार पढ़ते ही सारी चीज़ें याद हो जाए, ऐसा कोई नहीं होता है। सबका दिमाग होता है लगभग एवरेज होता है। ठीक है, तो ये इन्होंने लिखा। फिर देखो आप एक चीज़ देखो, 4 5 6 7 8 पॉइंट इन्होंने यहाँ पे बनाए और 8 पॉइंट इन्होंने यहाँ पे बनाए, यानी पॉइंट कितने बना दिए इन्होंने, 16 पॉइंट, और नंबर डाले इन्होंने। और ये सारी चीज़ें क्या होती है, साइकोलॉजिकल काम करती हैं। और आप देखो इसी वजह से इनको कितने नंबर मिले, 7.5 नंबर। मैं मानता हूँ कि इस सवाल में 7.5 नंबर बहुत ही शानदार नंबर माने जाएंगे। ठीक है, और इन्होंने एक चीज़ आप देखो कि कितनी सी जगह में और कितनी सारे चीज़ें और कितने सारे डायमेंशन को इन्होंने क्या किया है, टच किया है। तो ये तरीका होता है सही आंसर लिखने का। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गागर में सागर भरना। इसको क्या बोलते हैं, गागर में सागर भरना। तो देखो जो चीज़ अच्छी होगी उसकी तारीफ करेंगे हम लोग, और करनी भी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलो अब और हम 2 सवाल देख लेते हैं, जो इसी सवाल को 4 लोगों को हम देख रहे हैं, 2 का देख चुके, 2 का और देखते हैं। आइए, ये भी एक टॉपर है जिनकी टॉप 20 में रैंक है। आप देखो, राजस्थान में, पश्चिम व पूर्वी राजस्थान में डिंगल व पिंगल भाषा में चारण व भाट कवियों द्वारा ओज गुण प्रधान व श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं लिखी गई। चारण कवियों ने ख्यात रासो वचनिका साहित्य की रचना की। ये इन्होंने लिख दिया, ये इन्होंने क्या लिख दिया, इंट्रोडक्शन लिख दिया। और देखो आप इनको नंबर आधा 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 आधा, यानी 2.5 नंबर तो इनको कहाँ पर मिल गए, इंट्रोडक्शन में ही मिल गए। देखो कितने टिक मारे हैं, 1 2 3 4 5, और 5 टिक मारे हैं, और 5 बार इनको आधा आधा नंबर मिल गया, यानी कि 2.5 नंबर ये लोग, ये आप यहाँ पे कमा चुके हैं। उसके बाद में इन्होंने महत्व हेडिंग लगाया, ऐतिहासिक महत्व, सामाजिक महत्व, धार्मिक महत्व, और आप देखो इसके बाद में महिलाओं और दलितों के शोषण की जानकारी, फिर लोक संस्कृति चित्रकला। यानी इन्होंने महत्व के कितने पॉइंट बनाए, 5 पॉइंट बनाए। और इनको महत्व में कितने नंबर मिल गए, 2 नंबर मिल गए। यानी कि 2.5 और 2 कितने हो गए, 4.5, 4.5 और 1.5 नंबर, यानी इनको भी कितने नंबर मिले हैं, 7 नंबर इस सवाल में मिले हैं। मिलने का कारण क्या है, सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़ों में तोड़ना और पॉइंट वाइज लिखना। ये चीज़ हमने इस आंसर में सीखी। आप देखो, ठीक है, केसरिया साका जौहर की जानकारी, फिर जैसलमेर का 2.5 साका, वो ये सारी चीज़ें आपको पता है। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, थोड़े से सीरियस एस्पिरेंट हो, इनमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको नहीं पता है। बस इनको उतारने की ज़रूरत होती है, वो भी एक प्रॉपर सीक्वेंस में, और जो चीज़ें दिखने में अच्छी लगे। ठीक है, आ जाओ अब एक और आंसर पढ़ लेते हैं हम। राजस्थान के मध्य, देखो इन्होंने हर जगह अंडरलाइन किया है, देख रहे हो आप। राजस्थान के मध्यकालीन साहित्य को चारण साहित्य के रूप में रेखांकित किया गया है। चारण राजाओं की वंशावलियों का लेखन, प्रकाश व प्रशंसा से संबंधित साहित्यों का लेखन किया है। इसके बाद प्रमुख चारण कवियों में दयाल दास, सिंडायच, मूणोत, नैणसी, चंद्रबरदाई और दुर्सा आडा। जब ये सवाल हम लोग एग्जाम दे के बाहर निकले थे तो मैक्सिमम लोगों ने बोला यार चारण साहित्य पे 10 नंबर का सवाल पूछ लिया, क्योंकि चारण साहित्य के नाम पे केवल कुछ 4-5 किताबों के नाम और कुछ 4-5 कवियों के नाम, हर विद्यार्थी को यही चीज़ें पता होती है। लेकिन उन्हीं चीज़ों को आप सोचो अच्छे तरीके से प्रयोग करके लोग 7 नंबर और 7.5 नंबर तक भी इस सवाल में ला पाए। इसका मतलब होता है कि आरएएस बनने के लिए आपको स्मार्ट बनना पड़ता है। केवल आपको रट्टू तोता बनने से काम नहीं चलने वाला है, स्मार्ट तरीके से चीज़ों को समझना पड़ेगा और उनके आंसर लिखने पड़ेंगे, तभी आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। देखो इन्होंने भी पॉइंट बनाए, और आप देखो ये आधा आधा आधा, और ये 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 और 5, इनको कितने नंबर मिल गए, यहाँ पर 5 नंबर मिल गए। और इन्होंने भी पॉइंट वाइज लिखा, लेकिन बस इन्होंने क्या है, एक तो पॉइंट, इन्होंने एक सबसे बड़ी गलती की कि इन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं लिखा। दूसरी गलती इन्होंने क्या की, इन्होंने पॉइंट जो लिखे लेकिन उनको पॉइंट्स को नंबर नहीं दिया। इतनी सी चीज़ इन्होंने गड़बड़ की, और जिसकी वजह से इनको 5 ही नंबर मिल पाए।
अदरवाइज इन्होंने जो मैटर लिखा है वो लगभग जो 7 नंबर वाले भाई साहब ने लिखा है उनके बराबर ही लिखा है। तो मेरा समझाने का उद्देश्य यही था दोस्तों कि आपको आज हमने बात किसके बारे में की, आज हमने बात की फर्स्ट पेपर क्या फर्स्ट पार्ट है हिस्ट्री, उसके बारे में बात की। आशा करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई होंगी वो आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और अगर आपको लगा हो कि हमने जो मेहनत की है आपके लिए, तो उसके बदले में अगर आप हमें छोटा सा अगर आप कुछ गिफ्ट देना चाहें तो वो गिफ्ट यही है कि आप जो आपके और दोस्त हैं, जो आपके सच्चे दोस्त हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यहाँ से आपको क्या कुछ सीखने को मिला या क्या कुछ कमियां रही जो हमने वो इसके अंदर ऐड नहीं की, जो हमें और बतानी चाहिए थी। तो हम लोग अगली वीडियो में वो चीज़ें आपकी मेंशन करेंगे। और इवन अगर आपका सुझाव ज़्यादा अच्छा हुआ तो हम लोग आपका नाम के साथ हम मेंशन करेंगे कि इस फला फला बच्चे ने हमें ये सुझाव दिया था जिसको हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। इसको हम 5-7 वीडियो में भले ही कंप्लीट करें, लेकिन हम क्लास छोटी छोटी रखेंगे ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहे और आपको चीज़ें समझ में भी आए। तो अगले जो सेशन होगा हमारा उसमें हम इकोनॉमिक्स और जो छोटे वाले सब्जेक्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि हम जो ये प्रयास कर रहे हैं ये आपको पसंद आएगा और हम ये जो कॉपियों का रिव्यू कर रहे हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो बने रहिए आप गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म पे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।